चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब आपको क्या करना है, 31 मार्च 24 आने वाला है। आपके पास टोटल क्रेडिटर्स हैं 10 लाख रुपए के, तो इसको पहले दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, रजिस्टर्ड विद एमएसएमई और नॉट रजिस्टर्ड। मान लीजिए ये हैं आपके पास 6 लाख रुपए के और ये हैं आपके पास 4 लाख रुपए के। अब इस 6 लाख का दोबारा वाइफिकेशन करना पड़ेगा। इसमें से आउटस्टैंडिंग ग्रेटर देन 45 डेज कितनी है या फिर 15 डेज, जैसा भी पीरियड है। बिना एग्रीमेंट वाले होंगे तो 15 दिन देखना पड़ेगा। और आउटस्टैंडिंग लेस देन 45 और 15 डेज वाले कितने हैं, जो यहां पर आएंगे। मान लीजिए यहां पर है आपके पास 2 लाख रुपए और यहां पर है 4 लाख रुपए, तो इस 4 लाख का तो कोई नुकसान नहीं है, ये तो विद इन द लिमिट है ना। लेकिन ये जो 2 लाख रुपए ये खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा आपको, आपकी इनकम में से। समझ आएगा। 43B इसको कहते हैं 43BH है सेक्शन है, 43B का H सेक्शन है, सब क्लॉज H है ये बहुत आज की डेट में बहुत बर्निंग टॉपिक है, ये प्रॉब्लम कर दी है सरकार ने बहुत से लोगों के लिए। तो ये जो 2 लाख रुपए आपने 45 दिन या 15 दिन से पीरियड से ज़्यादा तक नहीं दिए, तो ये उस साल में आपको खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। अब कब अलाउड होगा? अगले साल अलाउड होगा, अगर आप पे कर दोगे तो अगले साल अलाउड होगा। इसमें ITR की ड्यू डेट नहीं है, 139(1) वाली ITR की ड्यू नहीं, इसलिए मैंने ऊपर टॉपिक में लिख दिया स्पेसिफाइड पीरियड, क्योंकि 3 पीरियड होगा ना। एक तो जो ESI PF की डेट है वो, एक ITR की डेट है वो, तीसरा ये 43BH वाला आ गया। इसे 43BH है सब क्लॉज इसका, फिर तो वो है सारे वो 43A 43BA 43AB ये करके हैं, लेकिन उसको मैंने 1 2 3 लिख दिया। तो ये अगर अलग से ढूंढना है तो 43BH के नाम से मिल जाएगा आपको। आजकल यूट्यूब पे बहुत घूम रहा होगा ये, क्योंकि इस साल अब बैलेंस शीट आने वाली है ना, तो बैलेंस शीट से पहले ऐसे ही टॉपिक आने लगी। तो लेकिन ये बजट 2023 में नोटिफाई हो गया था, वहीं जब बजट की अनाउंसमेंट करी थी पिछले साल निर्मला सीतारमण ने, तभी अनाउंस कर दिया था। तो ये वाले 2 लाख रुपए खर्चे पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें कोई सुनवाई नहीं है। बेशक क्रेडिटर ने बोला ठीक है तू मेरे को 4 महीने बाद पैसे दे दियो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, आपको ये पैसे देने ही देने हैं MSME को, नहीं तो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो आपके एग्रीमेंट से कुछ नहीं होगा इसके ऊपर। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो ड्यू अभी ड्यू है ना, 15 दिन का, 15 और 45 दिन का पीरियड तो दिया ही है ना सरकार ने, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है यहाँ पे जो 15 और 45 दिनों को एक्सीड कर गए। एग्रीमेंट नहीं था तो 15 दिन को एक्सीड कर गया, एग्रीमेंट होने के बाद 45 दिन को एक्सीड कर गया, तो यहाँ प्रॉब्लम है। जहाँ पे विद इन द लिमिट है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे खर्चे सेक्शन 43 तक हम पढ़ चुके हैं ना। अब चले आगे। सरकार ने यही काम करा है, पहले MSME में रजिस्ट्रेशन ही कराया, सबका रजिस्ट्रेशन कराया और बैंकों को बोला सबको लोन दो। 10 लाख रुपए तक का लोन था विदाउट कोलेट्रल, बिना कोई गारंटी के, बिना कोई गिरवी रखे पेपर, 10 लाख रुपए तक का लोन। लोग बाग लोन ले लेके बैठ गए, अब लोन की किस्तें नहीं भर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर जो है हमारी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। MSME इंडस्ट्री की, MSME सेक्टर की बहुत बड़ी कंप्लेंट थी गवर्नमेंट को कि वो लोग हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, सामान ले लिया पैसे नहीं दे रहे हैं। तो सरकार ने इसलिए ये वाला क्लॉज लगाया, या पेमेंट डिले करते हैं, जब पीछे से पैसे डिले आएंगे तो मैं किस्तें कैसे भरूंगा। तो गवर्नमेंट ने ये क्लॉज लगा दिया, लेकिन पीरियड बहुत छोटा कर दिया। ये पीरियड कहाँ से उठाया पता है? MSME एक्ट में ही दिया हुआ है पीरियड, कि MSME एक्ट में लिखा है कोई आदमी अगर MSME वालों से काम करेगा तो उसे 45 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। MSME एक्ट में ही लिखा है। तो MSME एक्ट कह रहा था, वो क्या कहता था MSME एक्ट, कि मान लीजिए आपने किसी को एग्रीमेंट करा और 45 दिन के अंदर पेमेंट देनी है। आपने ये 5 लाख रुपए की पेमेंट 45 दिन के अंदर करनी थी और आपने नहीं पे करी, नॉट पेड। तो MSME में एक्ट में कोई अडेरेंस नहीं थी। तो इसमें एक्ट में, लेकिन वहां पे लिखा क्या है कि 3 टाइम ऑफ इंटरेस्ट रेट एज पर बैंक नॉर्म्स। जो बैंकों का एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने का तरीका है, उसका 3 गुना पैसा दोगे आप MSME वाले को, अगर आपने उसके टाइम पे पेमेंट नहीं करी। तो अगर मान लीजिए बैंक का रेट 8% का है, तो आपको 24% का पर एनम का ब्याज देना पड़ेगा इसको। MSME कहता था ये तो बात, लेकिन MSME की कोई सुन नहीं रहा था, है ना, क्योंकि MSME में अडेरेंस नहीं है। MSME की कब सुनेगा कि अगर मान लीजिए मैं MSME में रजिस्टर्ड हूँ, आप मेरे कस्टमर हो, आपने मेरे पैसे टाइम पे नहीं दिए, तो अब मुझे पता है पैसे तो दोगे नहीं,
अब तो बात इतनी बिगड़ गई, अब नॉर्मल तरीके से पैसे नहीं दोगे, मैंने सप्लाई भी बंद कर दिया अब आपको। तो क्या करूंगा मैं, एमएसएमई में कंप्लेंट डाल दूंगा, आपके बिल और डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, फिर एमएसएमई मेरे लिए आपको नोटिस भेजेगा। मेरे यहाँ पे अब एमएसएमई, मेरे को लीगल कोर्ट वगैरह कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एमएसएमई इंडस्ट्री के जो मेंबर जो वो है बॉडी, वो आपको नोटिस भेजेगी कि आपने आनंद के पैसे नहीं दिए, इस XYZ सप्लायर के पैसे टाइम पे क्यों नहीं दिए, इसके पैसे दो विद 3 टाइम इंटरेस्ट भी दो, ठीक है। तो अब एमएसएमई क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है तो उसकी सुननी तो पड़ेगी, आप अनदेखा तो नहीं कर सकते, आपको नोटिस आंसर भी करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास भी कुछ कहने को हो कि आपने पैसे क्यों नहीं दिए, इसके मटेरियल में डिफेक्ट था, कुछ और चीज़ें थी, आपके पास भी तो कुछ कहने को होगा ना। तो आपको अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड दी जाती है, आपको बोलने का मौका दिया था, आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप ही फाइनेंशियल क्रंच में चल रहे हो, आपके पास ही फंड्स नहीं है, तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन वहाँ लिखा था अगर आप पैसे नहीं दोगे तो 3 टाइम ऑफ द इंटरेस्ट रेट एज पर बैंक एप्लीकेबल, जो बैंक इंटरेस्ट लगाता है उसका 3 गुना पैसा, उसका पैसा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा विद 3 गुना इंटरेस्ट, है ना, आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। तो एमएसएमई के पास लोग जाते थे, एमएसएमई को लोग लाइटली दे रहे थे, कंप्लेंट जा रही थी, सुन रहे थे, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, डेट एक्सटेंड कर दो, वो सब काम हो रहा था। तो रिकवरी फिर भी नहीं हो रही थी, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इनकम टैक्स एक्ट में जाके छड़ी मार दी जाके। अब इनकम टैक्स एक्ट में क्या होगा, और ये जिम्मेदारी लगा दी ऑडिटर की। ऑडिटर अगर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिसअलाउ नहीं करेगा तो ऑडिटर मरेगा, डिसअलाउ कर देगा तो कौन फंसेगा, क्लाइंट फंसेगा, क्लाइंट को खर्चा नहीं मिलेगा। 2 लाख रुपए खर्चा डिसअलाउ होने का मतलब है 50,000 रुपए का टैक्स, है ना। एक कंपनी की बात करोगे तो 25% का टैक्स लगता है, तो 25 तो नहीं 50,000 रुपए का टैक्स फालतू लग जाएगा उसको, अगर उसने टाइम पे पेमेंट नहीं करी। अब एमएसएमई को पेमेंट करेगा नहीं करेगा, अब तो करनी पड़ेगी। तो वहां पे हालांकि पीरियड बहुत छोटा है, और पीरियड उसने उठा कहाँ से लिया, एमएसएमई एक्ट से उठा लिया। वो एमएसएमई एक्ट में लिखा है कि आप हमारे जो भी एमएसएमई के मेंबर होंगे उनको एग्रीमेंट करोगे तो 45 दिन के अंदर पेमेंट करोगे, एग्रीमेंट नहीं करोगे तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करो। तो उन्होंने वही वाली लाइन उठा के यहाँ बजट में चिपका दी, जबकि वो तरीका गलत है। यहाँ पे पीरियड एटलीस्ट आईटीआर फाइलिंग की डेट तक का पीरियड तो देना चाहिए था, है ना, ताकि बिजनेस प्रैक्टिस सही से चल सके। अब प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि आने वाले पीरियड में या तो लोग एमएसएमई लोगों से काम करना छोड़ देंगे या फिर पेमेंट सुधर जाएगी, दो में से एक ही बात होगी। या तो एमएसएमई वालों को बिजनेस जैसे ही उनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए उनको नए काम मिलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो 2 से 3 महीने का क्रेडिट पीरियड लेके चलते हैं, है ना। तो वो या तो एमएसएमई से काम करना छोड़ देंगे या फिर उनको बोलेंगे तुम डिक्लेरेशन दे दो, हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड ही नहीं, हम तभी तुम्हारे से काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक बिलों पे एमएसएमई का नंबर छापना जरूरी नहीं है, कोई भी आदमी अपने बिल पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर छापता नहीं है। अगर बिल पे एक बार एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर छपवा दिया और वो बिल आपकी बुक्स में पड़ा हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था सामने वाला एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो जैसे जीएसटी नंबर और पैन नंबर छपा होता है, तो अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करी कि आप अपने बिल पे अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, तो ऐसा अभी तक तो आया नहीं है। अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर छप गया बिल पे तो आप ये भी नहीं कह सकते मेरे को ये नहीं पता मेरा सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर्ड था या नहीं था। हालांकि अभी भी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में ऑब्लिगेशन लगाई है, बिजनेस जो कस्टमर है उसकी, जो उसके से सर्विस या गुड्स ले रहा है उसकी जिम्मेदारी लगाई है कि आप क्या नाम लेते हैं अपने कस्टमर अपने सप्लायर को पूछोगे वो एमएसएमई में माइक्रो में रजिस्टर्ड है, स्मॉल में रजिस्टर्ड है या मीडियम में। अगर वो मीडियम में रजिस्टर्ड है कोई तकलीफ नहीं है, माइक्रो और स्मॉल वालों के लिए प्रॉब्लम है। और प्लस इसमें एक कन्फ्यूजन ये है कि क्या उसमें ट्रेडर भी इन्वॉल्व हैं या नहीं है, तो उसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अभी तो यही बात है कि जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होगा, हालांकि एक्ट के हिसाब से जो लैंग्वेज बोल रही है वो तो ये बोल रही है जो एमएसएमई के रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर्स को नहीं कह रही है, सर्विस प्रोवाइडर को बोल रही है और मैन्युफैक्चरर को बोल रही है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर आते हैं ना। जो कुछ ट्रेडर ने भी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, क्यों, क्योंकि लोन लेना था, तो ट्रेडर ने भी करा दिया और एमएसएमई ने उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे रखा है। तो अगर मान लो जो माइक्रो में रजिस्टर्ड हुई या स्मॉल में रजिस्टर्ड हो एज ए ट्रेडर तो 43BH लगेगा नहीं लगेगा अभी इस पर कोई डाउट है, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आपको सेफ्टी, किसी ऑडिटर को अपनी सेफ्टी चाहिए तो 43BH लगा देगा, खर्चा डिसअलाउ कर देगा आपका, है ना। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने सप्लायर को मेल भेजो और उसको बोलो इस मेल का रिप्लाई मत करियो। मैंने अपने काम कर लिए, मेल भेज दिया, सप्लायर को बोल दो भाई मेल का रिप्लाई नहीं करना तूने, तू है या नहीं है मेल भूल जा। तो कल को मैं अपनी मेल दिखा दूंगा, ये देखो मैंने मेल भेज रखी है और ये मेरे सप्लायर से जवाब नहीं आया, तो मुझे कैसे पता लगेगा वो रजिस्टर्ड है नहीं है, तो मेरे पे 43BH नहीं लगेगा। बस मेरे को एक मतलब ये खाली बफर जोन है और कुछ नहीं है, इसका कुछ असल में कोई कॉन्क्रीट इलाज नहीं है ये, है ना। तो ये था 43BH। 43 में कुछ खर्चे जो डिसअलाउड होते हैं। अब हम एक बार ना एक छोटी सी कंप्यूटेशन बना के देखते हैं, बिजनेस की इनकम की कंप्यूटेशन कैसे बनाते हैं ना। देखो ये ABC ट्रेडर का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ओपनिंग स्टॉक 1.5 लाख रुपए, परचेज 10,50,000 रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट 18 लाख रुपए का आ गया, उधर सेल है 25 लाख और क्लोजिंग स्टॉक
यहाँ पे सैलरी दी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में फ्रेट आउटपुट दिया 80,000 रुपये का, प्रोफेशनल फीस दिए 2,20,000 रुपये की, और उधर इंटरेस्ट दिया है, फिर एफडी पे इंटरेस्ट आया 40,000 रुपये का, नेट प्रॉफिट आया एज पर बुक्स 10,40,000 रुपये का। तो अब मेरे को बिजनेस इनकम निकालनी है, तो ये मेरा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका है? बिजनेस का ही। तो यही तो मेरी बिजनेस इनकम होनी चाहिए 10,40, या कुछ और होगी? ये टैली में बना हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जितनी भी एंट्री होंगी इसी कंपनी से रिलेटेड होंगी। अकाउंटिंग में वही प्रिंसिपल तो फॉलो करते हैं, देयर मस्ट बी इवेंट एंड इवेंट मस्ट बी रिलेटेड टू माय बिजनेस एंटिटी एंड इट हैज ए मॉनेटरी वैल्यू। तो तभी तो ये एंट्री पास करी है मैंने, तो फिर इनकम टैक्स को तकलीफ क्या है? फिर दोबारा वर्किंग क्यों करनी पड़ती है? अकाउंटिंग के हिसाब से P&L में कोई तकलीफ है? अकाउंटिंग के हिसाब से इस P&L में कोई प्रॉब्लम लग रही है? नहीं लग रही है, लेकिन इनकम टैक्स में लग रही है। हाँ, एक तो TDS नहीं काटा है, CA दीपक की जो 60,000 रुपये की 65,000 की पेमेंट करी है उस पर TDS नहीं काटा। हाँ, और इंटरेस्ट ऑन FD बिजनेस की इनकम नहीं है जो P&L के क्रेडिट में आएगा। लेकिन क्यों फिर एंट्री क्यों डाली आपने? एंट्री क्यों डाली? क्योंकि बिजनेस के बैंक अकाउंट में FD हुई थी, वही इंटरेस्ट आया था। अगर आप एंट्री नहीं डालोगे बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट मिलेगी? कंपनी की बैंक स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, तो एंट्री तो आपको डालनी पड़ेगी। प्लस हम तो दो जगह फंसे हुए हैं ना, रादर 3 जगह फंसे हुए हैं। हमको अकाउंटिंग की भी माननी है, इनकम टैक्स की भी माननी है, और ROC, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी तो ROC की भी माननी थी। हमने 3 लोगों की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, तब जाके हम किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो ये इंटरेस्ट की इनकम क्यों करनी है? क्योंकि अकाउंटिंग ने हमें बोला था देयर मस्ट बी अ ट्रांजैक्शन, इवेंट होनी चाहिए वहाँ पे, इवेंट मस्ट हैव ए मॉनेटरी वैल्यू। इवेंट हुई थी कि इंटरेस्ट मिला था, मॉनेटरी वैल्यू पैसा भी था, तीसरी चीज दैट मस्ट बी रिलेटेड टू माय कंपनी, तो मेरी कंपनी को ही इंटरेस्ट मिला है। तो तीनों चीज पूरी थी, मेरे को तो एंट्री करनी ही करनी थी। वो अकाउंटेंट था मैं उस टाइम पे। अब एक अकाउंटेंट ना स्प्लिट पर्सनैलिटी होता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी है, थोड़ी देर में कुछ और, थोड़ी देर में कुछ और, है ना। तो अकाउंटेंट का रोल ऐसा ही है, स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला ही है। तो जब तक मैं अकाउंटेंट हूँ तब तक मैं अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इनकम टैक्स कंसल्टेंट पहुंच जाऊंगा तो मेरे को इनकम टैक्स की भी सोचनी पड़ेगी, फिर मैं अकाउंटिंग वालों से दुश्मनी हो जाएगी मेरी तुरंत ही, है ना। ये क्या बकवास अकाउंटेंट बनी है ना, क्या एंट्री यहाँ चिपका दी। अब चिपकानी पड़ेगी क्योंकि नहीं तो उस अकाउंटेंट की बैंक स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। तो मेरे को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, एक तो ये FD का इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा उस पर TDS नहीं काटा हुआ है ना। TDS नहीं काटा तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? देखो अब हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड कंप्यूटेशन। ये बहुत छोटा सा फॉर्म है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी अब आपको। ऑफ इनकम फ्रॉम PGBP, अभी केवल PGBP की इनकम निकालने हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब यहाँ क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स कितना है? 10,40,000, 10,40,000। अब इसमें पहले वो चीज़ें ऐड कर दो या लेस कर दो, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। एक बार में ऐड कर रहे हो सारी ऐड कर लो, एक बार में लेस कर रहे हो तो सारी लेस कर लो, जो आप कर सकते हो वो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेस कर लेते हैं क्योंकि लेस करने वाली चीज़ एक ही है, लेस इनकम टू बी कंसीडर्ड सेपरेटली। ये जो इनकम है ये PGBP की है ही नहीं, अलग से कंसीडर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। कौन सी? इंटरेस्ट ऑन FD, ये PGBP की इनकम है ही नहीं, ये तो अकाउंटेंट की मजबूरी है, उसको करनी पड़ गई। लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं, अब तो हम टैक्स कंसल्टेंट बने। इंटरेस्ट ऑन FD ये हटा दो यहाँ से, कितना था? 40,000 रुपये। तो ये मेरे बिजनेस की इनकम है ही नहीं, तो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? अगर FD नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता तो 10 लाख रुपए। अब क्या कुछ खर्चे डिसअलाउड हैं, ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड। पहले कौन सा है देखो जरा, कौन कौन से? कोई और खर्चे तो डिसअलाउड नहीं है? पता नहीं मुझे, आप बताओ। क्रॉस चेक वाला भी डिसअलाउड होगा, दैट मस्ट बी अकाउंट पे ही चेक। अकाउंट पे स्पेसिफाइड मोड ऑफ पेमेंट क्या है? अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, एनी अदर मोड अप्रूव्ड बाय द RBI वेयर अमाउंट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। बस इतना ही है, ये लाइन बस याद होनी चाहिए AGTG। तो इसके अलावा कोई भी पेमेंट होगी तो डिसअलाउ हो जाएगी, डिसअलाउड। अब अगर सेक्शन बता दो तो सोने पे सुहागा। ये जो 40,000 है जो क्रॉस चेक से पेमेंट करी है, क्यों डिसअलाउड होगा? सेक्शन 40 वेरी गुड। अमाउंट पेड
बाई अदर देन स्पेसिफाइड मोड, स्पेसिफाइड मोड के अलावा पेमेंट कर दी, अदर देन स्पेसिफाइड मोड। मतलब सारे होता क्या है, देखो हम क्या करते हैं, हम आम तौर पे क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, है ना, और बैंक भी उसे अकाउंट पे ही मान लेता है। लेकिन एच पर अगर लीगल टर्म देखोगे, दैट अमाउंट दैट चेक कैन बी एंडोर्स टू एनीवन, जब तक आप इस पे ये ना लिख दो अकाउंट पे ही, जब तक आप अकाउंट पे ही नहीं लगोगे, खाली जो दो लाइनें मार देते हैं, तो एज पर कस्टमरी प्रैक्टिस बैंक भी इसे अकाउंट पे ही मान लेता है, अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर इस पे एंडोर्समेंट करना चाहे तो चेक पे एंडोर्समेंट हो जाएगी, किसी और नाम के आगे चेक चला जाएगा वो, है ना। तो हम आम तौर पे ऐसी दो लाइनें क्रॉस मार के दे देते हैं बैंक को, बैंक भी उसे अकाउंट में ही क्लियर कर देता है। लेकिन लीगल टर्म में ये क्रॉस चेक है, अकाउंट पे ही चेक नहीं, अकाउंट पे ही चेक करो जब इस पे अकाउंट पे ही लिख दिया। जब आप उसमें बियरर कार्ड देते हो, है ना, वहाँ पे बियरर लिखा था, पे नाम लिखा था, लास्ट में लिखा था टू बियरर, तो बियरर काट के अकाउंट पे लिखना पड़ेगा, तो अकाउंट पे होगा। ये दो लाइनों वाला चेक क्रॉस चेक है, तो इससे नहीं पता लगेगा अल्टीमेट बेनिफिशियरी इस चेक का कौन था। तो आगे 2 जगह 3 जगह 4 जगह बैंक एंडोर्स चेक हो जाएगा, अदर देन स्पेसिफाइड मोड। क्रॉस करने के बाद चेक में नीचे नाम तो लिखा होता है, तो एंडोर्स हो जाता है ना बेटा, उसके पीछे लिखते हैं दिस चेक टू बी ट्रांसफर टू सच एंड सच पर्सन, उसे एंडोर्समेंट कहते हैं, उस चेक पे एंडोर्समेंट हो जाती है। तो सर अगर अकाउंट पे नहीं लिखा तो डिसअलाउड हो जाएगा? हाँ, तब भी डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट पे ही चेक ही इनकम टैक्स बोलता है कि उसी के जिसका नाम लिखा है वो उसी के अकाउंट में पार्क होगा। मान लीजिए चेक एंडोर्स हो गया, चेक काटा था कुलदीप के नाम पे, कुलदीप ने चेक पकड़ा दिया आनंद को, तो कुलदीप ने तो लाइबिलिटी राइट ऑफ कर ली एबीसी लिमिटेड से कि एबीसी लिमिटेड ने कुलदीप को चेक दिया, कुलदीप ने बोला ठीक है मेरे को दे दो, मैं चेक एंडोर्स कर रहा हूँ आनंद को, क्योंकि कुलदीप ने आनंद को पैसे देने थे। तो अब एबीसी का चेक कहाँ पे गया? आनंद के पास। आनंद ने एबीसी को कोई सर्विस दी है? नहीं दिए। कोई गुड्स दिए? कुछ नहीं दिए। तो एबीसी को पैसे क्यों मिले? और जो कुलदीप के पेमेंट गई वो कैसे गई? पता नहीं लगा अल्टीमेट बेनिफिशियरी क्या था। तो इसलिए एंडोर्समेंट अलाउड नहीं है वहाँ पे, है ना। अदर देन स्पेसिफाइड मोड। कितने की पेमेंट करिए? 40,000 रुपये। और क्या था? टीडीएस अंडर सेक्शन 41A वाला, टीडीएस नॉट डिडक्टेड वाला, टीडीएस नॉट डिडक्टेड। कितना टीडीएस काटा? 60,000 की पेमेंट करी है, 65,000 की? 65,000 की पेमेंट करी है। 65,000 रुपये का 30% निकालो जरा, 30% कितना होगा? 6 × 18, 5 × 15, 19,500। 19,500। चलो बस, और तो कुछ नहीं है? नहीं है। जोड़ दो इसे, आपके हो गए 10,59,500, 10,59,500। ये आपकी पीजीबीपी की इनकम है। आप कितना टैक्स दे रहे थे? 10,40 पे दे रहे थे। डिपार्टमेंट ने कितने मान लिया? 10,59 पे मांग लिया आपसे। अभी इस 40,000 पे अलग से लगेगा टैक्स आपको, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके लगेगा। ऐसा नहीं इस पे 40,000 पे टैक्स नहीं देना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, ठीक है। तो ये 40,000 से टैक्स से बचे नहीं हो। ये 10,59 कौन सी इनकम है? पीजीबीपी की। हम ऐसा क्या करते हैं, हम ऐसे 5 हेड की इनकम होती है सबको निकालते हैं। सैलरी हम पढ़ के आ गए, सैलरी की इनकम निकालेंगे। हाउस प्रॉपर्टी पढ़ के आ गए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लेंगे, उसमें ये पीजीबीपी की इनकम भी डाल देंगे। अगर किसी एसएससी के पास है तो, जरूरी नहीं है जिसके मान लो कोई बिजनेस ही करता तो उसकी सैलरी की इनकम निकालोगे कहाँ से? आएगी नहीं कभी। उसने अगर किसी आदमी ने कोई मकान किराए पे नहीं दिया तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे निकालोगे? अनटिल अनलेस 23(4) ना लगता हो, मतलब डीम टू बी इनकम ना लगती हो, है ना, तो आप उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालोगे नहीं। लेकिन कोई एसएससी जिसके पास सारे इनकम आ रही होंगी तो आप सारी निकालनी पड़ेगी। पहले सैलरी की टैक्सेबल निकालोगे 15, 16, 17 को अप्लाई करा के, फिर एचपी की इनकम निकालोगे 22 से 28 के 27 तक के प्रोविजन निकाल के, फिर पीजीबीपी की इनकम निकालोगे 28 तरीके 43D तक को कंसिडर करते हुए, फिर उसके बाद कैपिटल गेन निकालोगे 45 से 56 तक और 55 तक, और फिर 56 से 57 तक हाउस प्रॉपर्टी आईओएस को निकालोगे। तो 500 हेड की इनकम निकालने के बाद आपको टोटल एक आदमी की ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आती है जीटीआई। फिर जीटीआई में आप डिडक्शन लेते हो, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है इफ़ यू आर ऑप्टिंग ओल्ड स्कीम। अगर न्यू स्कीम ले तो केवल 2-3 डिडक्शन मिलती हैं, वो वहाँ पे जाके देखें, जब टैक्स निकालेंगे तो वहाँ पे जाके देखेंगे कि अगर आप न्यू स्कीम 115 बीएससी वाली ले रहे हो तो केवल 2 या 3 डिडक्शन है जो मिलती हैं आपको, अदरवाइज यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ओल्ड स्कीम में सारे मिलेंगे, 80C भी मिलेगा, 80D भी मिलेगा, 80G भी मिलेगा, सब मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो उसके बाद जो चैप्टर 6 की डिडक्शन घटा देते हो जीटीआई में से तो नेट टैक्सेबल इनकम हो जाती है। फिर नेट टैक्सेबल इनकम को टैक्स लगाते हैं और टैक्स लगाने से पहले उस नेट टैक्सेबल इनकम के 2 टुकड़े कर देते हैं।
मतलब इनकम टू बी टैक्स अंडर द नॉर्मल रेट और इनकम टू बी टैक्स अंडर द स्पेशल रेट। जो कैपिटल गेन है और स्पेकुलेटिव इनकम है वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। लॉटरी पजल, क्रॉसवर्ड पजल वाली वो सीधे सीधे 30% से टैक्सेबल होती है। कैपिटल गेन 111A वाला 15%, 112A वाला 10%, 112 वाला 20%। तो कैपिटल गेन अलग अलग करने पड़ेंगे आपको कौन कौन से। आपकी नेट टैक्सेबल इनकम में कैपिटल गेन स्पेशल रेट वाली इनकम कितनी है, नॉर्मल रेट वाली इनकम कितनी है, दोनों को अलग अलग करोगे, दोनों का टैक्स निकालोगे, तब वो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी, है ना। अभी भी इसमें मैंने कुछ स्टेप छोड़ दिए हैं। ये तो नॉर्मल बिजनेस है ना बेटा, इसमें नॉर्मल ही लगेगा, ये तो बिजनेस ही इनकम है खाली ना। तो सर कितना मतलब ऐसे वही है मतलब अगर ये जैसे ABC, देखो ABC ट्रेडर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा 0 से 2.5 लाख, कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, 10 लाख एंड अबव पे 30% नॉर्मल वाला सैलरी लगेगा। अगर पुराने रिजिम में हो, नए रिजिम में 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, हर बार 5-5 के बढ़ाते रहो उसे, है ना, वो वाला। लेकिन वहाँ पे चैप्टर 6 से की डिडक्शन नहीं मिलती है नए रिजिम में, ध्यान रख लेना, वो प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो आपकी ये PGBP के एक हेड की इनकम आई है। अभी छोटा सा P&L था, अगली क्लासों में थोड़ा डिटेल में करेंगे, है ना।